इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी ये काम करती है कि वो पूरे वर्ल्ड के लेबर्स के लिए काम करती है, यानी तमाम जो दुनिया के जो लेबर है जो काम कर रही है उन पर काम करती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990 के बाद अमल में आई, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ राइट्स के अलावा भी हमें इनके वर्कर्स के लिए बात करनी है। सबसे पहली बात, 187 मेंबर्स जो हैं, यानी जो कंट्रीज हैं 187, वो मेंबर्स हैं इस आईएलओ के। और हर मेंबर्स में 3 लोग लाजमी होते हैं हर कंट्री से, यानी जो 187 मेंबर्स हैं जो कंट्रीज हैं उनके 3 लोग लाजमी वहां पर मौजूद होते हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और हम लेबर लॉज पाकिस्तान के भी डिस्कस कर रहे हैं। आईएलओ की मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रही हूँ ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो आईएलओ में जब मेंबर्स जाते हैं तो वहां पे 3 लोग होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद होते हैं क्योंकि उन्हें फैसिलिटेट करना होता है, एडवाइजरी रोल जो है गवर्नमेंट का काम है वो उन्हें प्रोवाइड करना होता है। दूसरा होता है एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने अपनी सरमायाकारी लगानी है, अपना पैसा लगाना है। और तीसरा होता है वर्कर। वर्कर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि बताएगा वहां पर कि उनके क्या राइट्स हैं। ये तीनों मिलके बैठते हैं, इनकी कन्वेंशन होती है। लॉज किस तरह से तैयार होते हैं कि जब इनकी कन्वेंशन अमल में आती है तो उस कन्वेंशन के बाद, ये जो कन्वेंशन है बेसिकली इसमें क्या चीजें होती है, कन्वेंशन में यही सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं लेबर के हवाले से। एक तो आपके उनको मिनिमम वेजेस कितनी दी जाएंगी, उनकी हेल्थ सेफ्टी है या नहीं। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री में देखें या फैक्ट्रीज में देखें, मशीन्स में, बहुत दफा ऐसा होता है कि वहां पे हादसा पेश आ जाते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में तो लेबर को काफी सिक्योरिटी और सेफ्टी दी जाती है। आप अगर आपने ये नोट किया हो, कई मूवीज में भी आपने देखा होगा या वैसे भी अगर पढ़ा हो कि फॉरेन में एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है लेबर का, उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो काम कंप्लीट हो या ना हो, लेबर जो है वो काम छोड़ के जा सकते हैं, क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 48 आवर्स पर वीक पाकिस्तान में हमारे यहाँ लेबर का टाइम है कि वो इतने ही घंटे काम करेगी, पर वीक की बात हो रही है। वैसे अगर हम बात करें पर डे तो वो 9 आवर्स है। 8 आवर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 आवर नमाज और लंच ब्रेक जो होता है वो दिया जाता है लेबर को, इसलिए 9 आवर्स की ड्यूटी होती है। हम कहते हैं 9 to 5 है, तो हमारे 9 आवर्स हैं जिसमें से 1 घंटा हमें प्रेयर के लिए यानी हमारी नमाज के लिए, और लंच वगैरह भी आप उसमें कर सकते हैं, इसलिए 1 घंटा आपको वो दिया जाता है। यानी कि आप जो काम करते हैं वो टोटली पूरे दिन में 9 आवर्स करते हैं। और यही जो है कन्वेंशन में भी बात की जाती है। सेकेंडली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से वहां पे बात होती है कि क्या वो अपनी यूनियंस बना सकते हैं, और अगर वो अपनी यूनियन बना रहे हैं तो किस हवाले से उनकी यूनियन चलेगी। अच्छा, यहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी जिक्र आता है क्योंकि हम लेबर लॉज की बात करें, ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर है, वुमेन लेबर है, इन तमाम ये सारे आईएलओ ही डिसाइड करती है, एक कन्वेंशन बनता है। जब ये कन्वेंशन बन जाता है तो ये कंसेंसस होता है, यानी कि जो तीन पार्टीज हैं, एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो जाते हैं हर कंट्री से, उनमें कंसेंसस होता है। अगर वहां पे कहा जाता है मिनिमम वेज जो है आपको 20,000 देंगे, तो जो वर्कर है जो वहां पे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्कर्स को, वो वहां ये कह सकते हैं कि नहीं, हम 20 नहीं, हम 25,000 लेंगे। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को भी इशू हो सकता है कि मैं इतने पे नहीं कर सकता, मेरा इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, या मेरे पास से पैसा ज्यादा जा रहा है, या मेरे काम अभी ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज्यादा पे कर सकूं। इसी तरीके से गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है, उनका भी मेंबर होता है। आफ्टर कंसेंसस ये चीज अमल में आ जाती है और वो कन्वेंशन जो है 187 कंट्रीज में जाता है, और वहीं से ये हमारे लेबर लॉज बन के निकलते हैं। हमारे पास जो लॉज में है वो मिनिमम वेजेस एक्ट भी है, इंडस्ट्रीज एक्ट भी है, फैक्ट्रीज एक्ट भी है। इसके अलावा इनके हेल्थ के हवाले से भी है, मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा अलग है। मिनिमम वेज बोर्ड जो है अभी पिछले साल की बात है कि वहां पर ये हुआ था कि 19,000 रुपए पर लेबर उन्हें दिया जाएगा। तो वो 19,000 रुपए जो है वो कंप्लाइंस थी लॉ की, क्योंकि उस लेबर लॉज में लिखा है कि 19,000 रुपए
एक लेबर को मिनिमम वेज दी जाएगी। लेकिन जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, किया उन्होंने इम्पोज किया कि 19,000 नहीं बल्कि 25,000 हम अपनी लेबर को फराहम करेंगे, देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये मैटर चला, तो हाई कोर्ट के हवाले से ये डिसीजन सामने आया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, 19 नहीं, 25,000 ही जो है वो दिए जाएंगे एक लेबर को, क्योंकि जो 25,000 रुपए हैं वो उनकी मंथली, अगर आप मंथ देखें कि एक जो आम शख्स है, जो एक लेबरर है, जो एक वर्कर है, उसे दूध भी लेना है, घर में आटा भी लेना है, उसमें बच्चों के लिए जो है वो चीजें भी लेनी है। तो इस हवाले से जो है वहां पे ये बात की गई थी। तो हाई कोर्ट ने हमें ये रिलीफ दिया वर्कर्स को, कि वहां पर इम्पोज किया गया, जो जजमेंट आई कि 25,000 जो है लेबर को, हर लेबर को 25,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। लेकिन एम्प्लॉयर्स जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। जब वो अपील में वहां गए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, वहां पे ये कहा गया कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, ये लॉ की कंप्लायंस नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट है। जब लॉ में लिखा है कि मिनिमम वेज जो है वो 19,000 होगी, तो हम 25,000 नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसको अपील में लेके जाया गया। और वहां पे जो जजमेंट आई, वहां पे ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि फिलहाल 19,000 ही इन्हें दिए जाएंगे, जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता कि इन्हें 25,000 देने हैं या 19,000 देने। बड़ी खास बात यह है कि 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अ, जो बहुत सारी चीजें हुई थी 18वीं तरमीम के बाद, उसमें लेबर लॉ के हवाले से भी एक तरमीम की गई थी। लेकिन लेबर लॉ जो है वो फेडरल बेसिकली लॉ था। उसमें क्या था कि फेडरल से हटाकर इसको जो अमेंडमेंट की गई, उन्होंने कहा कि इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाए। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाने से क्या हुआ कि हर प्रोविंस अपना लेबर लॉ बनाएगी। यानी कि पंजाब जो है वो अपना लेबर लॉ बनाएंगे, सिंध जो है वो अपना लेबर लॉ बनाएगी, बलूचिस्तान हुआ, और जो केपीके है वो अपना लेबर लॉ बनाएंगे। तो इस हवाले से ये बात की गई कि यहाँ पर जो है इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट करार दे दिया गया, ताकि हर प्रोविंस अपने हिसाब से वो लॉज तैयार कर सके जो लेबर के लिए बेहतर है। तो अब हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेज बोर्ड जो है वो 19,000 है, वैसे ये 25 से 32,000 तक है। लेकिन क्योंकि कंप्लायंस लॉ की नहीं हुई है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, तो अमेंडमेंट जब हो जाती हैं, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जब कानून एक चीज कह देता है तो हमें उस पर ही ओब्लाइज करना चाहिए। काफी सारे लॉयर्स का इसमें ये कहना था इस जजमेंट में कि ये अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस तो नहीं है। हम जो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे चल रहे थे, उसमें ये बात भी कही गई कि एक लेबर को अपना पूरा घर चलाना पड़ता है, और वो घर चलाने के हिसाब से 19,000 उसके लिए बहुत कम है। इसमें लीव की भी बात की जाती है। क्या लेबर को लीव जो फराहम की जाती है, एक तो ये कि मेडिकल और सिक लीव तो उसे मिलेगी मिलेगी 10, ठीक है, 10 लीव्स देनी है। इसके अलावा भी उसे जो लीव्स मिलनी है, कैजुअल लीव्स है वो भी आप 10 देंगे, लेकिन विद फुल पे। यानी कि लेबर को जो लीव्स उसकी देनी है वो 10 लीव्स देनी है। और 10 लीव्स में ऐसा नहीं है कि आप उसकी वेजेस उसे काट के देंगे, वो फुल आपने पे भी करनी है, और वो लीव पे भी जा सकते हैं। उसके बाद जो है सेफ्टी का भी इसमें ख्याल रखा गया, क्योंकि आप, हमारा जो कन्वेंशन है वो आईएलओ देती है तमाम कंट्रीज को, और वहीं से लॉ बनकर आता है। तो एडवोकेट्स का कहना ये भी था कि जब वहां पर कंसेंसस हो चुकी है लेबर लॉ को लेकर, तो हमें मजीद किसी भी कंसेंसस की जरूरत नहीं है। यानी कि हमें उस पर कंप्लाइंस करना चाहिए, जो हमारा लॉ है उस पर कंप्लाइंस करना चाहिए। इसलिए लेबर की जो एक मिनिमम वेज होनी चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ वो 19,000 है, तो वो 19,000 ही रहनी चाहिए, वो 25 से 32 नहीं होना चाहिए। नंबर टू, 48 आवर्स पर वीक लेबर काम करेगी। 48 आवर्स काम कर सकती है अगर वो चाहे तो। अब यहाँ पे देखिए ना, ये इनके राइट है। अगर वो 48 आवर्स पर वीक काम करते हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। पर डे अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे के बाद हमारा जो माइंड है या हमारी जो बॉडी है, वो एक तरीके से
बेयर नहीं कर पाती चीजों को, वो थकना शुरू हो जाती है। तो अगर उस पर ओवर टाइम भी किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वर्कर की जो हेल्थ है वो भी खराब हो सकती है। देखिए, ये लेबर लॉ के साथ साथ हमें ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखना है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसका भी ख्याल रखना है। एक कंफ्यूजन और आती है, क्योंकि मुझसे पहले भी एक सवाल किया गया है ऐसा स्टूडेंट की तरफ से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है क्या वो लेबर राइट्स नहीं है? तो देखिए, एक आपके होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और एक आपके होते हैं वर्क प्लेस राइट। जहां आप काम करते हैं वहां पे भी आपके कुछ राइट्स होते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम सिटीजन्स के लिए हैं। और उसके आर्टिकल्स के हवाले से भी अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 212 है, 212, ये जो है डील करता है प्रोटेक्शन, वर्कर की प्रोटेक्शन को डील करता है, उनके राइट्स को डील करता है। आर्टिकल हमारे पास 17 है जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस की बात करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिसर्स की एक जो यूनियन नहीं होती है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी यूनियन होती है। ऑफिसर्स की यूनियन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। काफी लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि वर्कर्स को तो इतनी प्रोटेक्शन दे दी गई है, उन्हें इतने राइट्स दे दिए गए हैं, तो क्या हमारे लिए कोई राइट नहीं है कि अगर एक वर्कर के साथ आप कोई गलत बिहेव करते हैं, आप हरासमेंट करते हैं, आप उसकी वेजेस में प्रॉब्लम करते हैं, इवन के मैं आपको बताऊं कि आप उसका ट्रांसफर भी बिला वजह आप अगर ट्रांसफर करते हैं अपने वर्कर का, तो आपको उसकी एक ठोस वजह बतानी है कि उसे क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, या फेडरली अगर हम हवाले से बात करें तो फेडरल में अब सिविल एविएशन है जिस तरीके से, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, एम्प्लॉयज के ट्रांसफर होते हैं। तो उस ट्रांसफर के लिए भी वजह बताई जाती है। विदाउट रीजन जो है वो ट्रांसफर नहीं होते। तो इसी तरीके से क्या है कि जो लेबर है उसको अगर ट्रांसफर किया जाए बिना कोई वजह बताए, बिना कोई रीजन ऐसा बताए, तो वो भी कोर्ट में जा सकता है। या उसकी वेजेस के हवाले से बात आती है कि उन्हें इंसेंटिव्स नहीं दिए गए, उनके उनकी वेजेस नहीं दी गई, या उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, या उनकी सेफ्टी नहीं की जा रही। हमारे यहाँ इशू सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हमारे लोगों को कानून नहीं पता। मजे की बात यह है कि कानून बनाने वाले जो हैं वो कानून इम्पोज कर रहे हैं उन लोगों पर जिनको कानून नहीं पता, और जिनको कानून पता है उनके ऊपर कानून इम्पोज नहीं हो रहा। यहाँ पे जो है पूरा सिस्टम जो है हमें ठीक करना पड़ेगा, एक साइकिल पूरी ठीक करनी पड़ेगी कि जो कानून आप बता रहे हैं जिन लोगों के लिए हैं, कम से कम उन तक तो ये कानून पहुंचना चाहिए। उन्हें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जिन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता। तो वो क्या होता है कि अपने राइट्स जो है वो ले नहीं पाते, तो इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं या वो खामोश रह जाते हैं। लेबर लॉज के हवाले से भी मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्कर्स हैं, उनको अपने राइट्स नहीं पता, और जिन्हें पता है डेफिनेटली वो कोर्ट तक भी लेकर जाते हैं। देखिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बात की जाती है कि एक वर्कर है, वो या एक प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है ना, वो भी वर्कर है, एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर लेवल का मैंने आपको बताया कैटेगरी, वो भी लेबर में आती है। तो उसमें क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल है, और अगर आपको वो डिसमिस कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले एक नोटिस देते हैं। ग्रीवेंस नोटिस होता है जो कि आपने डिपार्टमेंट को देना होता है। और वो आप नोटिस सर्व करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, या तो आप एडी रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है, और उसकी जो है जब स्लिप आती है वो आप अटैच कर देंगे, ठीक है, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। या आप बाय हैंड देते हैं और वहां पे जो है वो रिसीविंग लेते हैं, वो रिसीविंग आपका क्या है, एविडेंस है। तो उसके बगैर अगर आप कोर्ट में जाते हैं अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, तो ये एक सिविल मैटर, क्योंकि सिविल मैटर ही है। तो सिविल मैटर में क्या होता है कि फॉरेन से तो आपको सुना नहीं जाता। वहां पे क्या होता है कि समन होते हैं। अब यहाँ पे आपने नोटिस अगर नहीं दिया है अपने डिपार्टमेंट में और आप डायरेक्ट कोर्ट चले गए हैं, तो कोर्ट में क्या होगा, अपना मैटर डिसमिस हो जाएगा। वो इतना ज्यादा कंप्लाइंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने अपने डिपार्टमेंट को तो अपनी ग्रीवेंस बताई नहीं है। इसलिए बेहतर
ये होता है कि सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को जो है वो एक ग्रीवेंस पिटिशन के तौर पे हम जाते हैं ना, तो हमें वो एक ग्रीवेंस नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट को देना पड़ता है कि मुझे या तो ट्रांसफर के हवाले से मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है और मुझे कोई वजह नहीं बताई है ट्रांसफर करने की, या मेरी जो वेजेस हैं उसमें जो है मुझे ठीक तरीके से वेजेस नहीं दी जा रही, या लीव में मेरा ये राइट है, मुझे इतने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिल रही। बहुत जगहों पर सिक लीव नहीं मिलती, मेडिकल को भी देखते हुए जो है वर्कर्स के ऊपर लोग ये करते हैं कि भाई वो वर्कर्स है ना, तो वहां पे वो इंसानियत खत्म कर देते हैं कि ठीक है इनका तो काम है काम करना और ये जो है वो काम करेंगे। हमारे यहाँ जब एम्प्लॉयर्स जो हैं हायर करते हैं एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज में क्या होता है, सीनियर कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैटेगरी की बात हो रही है, कि वहां पे क्या होता है कि प्रमोशन देते हैं। प्रमोशन के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज द मोटिवेशन। आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो फिर आप उसका रिवॉर्ड्स भी रखते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप देखें, तो वो क्या करती हैं कि वो अब जब एम्प्लॉय हायर करती हैं तो वो ये कहती हैं कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या तो आपको नारायण का खान का ये भी मिलता है, एक ट्रिप मिलता है, एक ट्रिप होता है आपको आउट ऑफ कंट्री का वीजा आपका उन वो देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, टिकट आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या चीजें होती हैं कि वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, तो लोग अच्छे से काम करते हैं, यानी कि उनकी मोटिवेशन है। लेकिन हमने यहाँ कभी भी ये नहीं देखा कि वर्कर को मोटिवेट किया गया है, या वर्कर के साथ हम ऐसा आ, जो है एटीट्यूड रखते हैं जो पॉजिटिव हो, वो नहीं देखा जाता। या तो हमारे जहनों में ये होता है हमेशा कि वर्कर है और इसका काम है सिर्फ काम करना, अनस्किल्ड है तो वो एक जगह से दूसरी, एजुकेटेड नहीं है ऑब्वियसली जो लेबर है, तो वो या तो एक जगह से दूसरी जगह सामान उठा के रख रहा है, लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, या वो यस बॉस कहने वाला बंदा है। तो उसको किस तरफ मोटिवेट करना है, हमारे यहाँ इस चीज पर वर्क नहीं होता जिस पे वर्क होना चाहिए। लेबर को उनके राइट्स बताने चाहिए, उनकी जो यूनियंस बनती हैं उन यूनियंस का ये काम है कि वो उन्हें उनके राइट्स समझाएं बताएं। लेकिन जो ब्याज सिस्टम होता है, जो फेवरेटिज्म होती है, लोग फेवर करते हैं अपने पसंदीदा लोगों को, इस वजह से भी जो है पूरे तरीके से वो कानून, वो तरीके, वो राइट्स, वो ड्यूटीज उनकी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो उनका हक है वो उन्हें नहीं बताया जाता। हमने आर्टिकल जो है 212 की बात की कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 212 आर्टिकल उनके प्रोटेक्शन के हवाले से बात करता है, 17 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, वो अपनी यूनियंस बना सकते हैं, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। आर्टिकल 18 अगर हम देखें उसमें भी होता है कि उसमें ये कहा गया है कि आप कोई भी लॉफुल ट्रेड कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो 25 इक्वलिटी की बात करें, देखिए फंडामेंटल राइट है तो अप्लीकेबल होगा। अब वो जो वर्क एट प्लेस है, आप जो जिस जगह पे, जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो, उनके तो राइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स को भी मजरूह नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेलिटी आ गया। इसी तरह से आर्टिकल 37 अगर आप पढ़ें, आर्टिकल 11 आप पढ़ें, तो वो तमाम चीजें क्या है कि यहाँ पे तो सारी वो चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेबर राइट्स के हवाले से डिस्कस हो रही है, लेबर प्रोटेक्शन के हवाले से डिस्कस हो रही है। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि भाई ये कौन सी कोर्ट्स होती हैं, लेबर कोर्ट्स होती हैं जहां पर ये मैटर्स जाते हैं। एक NIRC कमीशन है ये, नेशनल एक कमीशन है हमारी, ये एक तरीके की कोर्ट है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पिटिशन फाइल करते हैं, ग्रीवियंस पिटिशन इसे कहा जाता है, तो 5-6 लोग वहाँ पे कमीशन में होते हैं, उस कमेटी में, जो कि इसको सुन रहे होते हैं। वो आप चाहे लीव के हवाले से जाएं, आप चाहे वेजेस के हवाले से जाएं, या आपकी ट्रांसफर हो गई है उस हवाले से जाएं, तो यहाँ पर आपको सुना जाता है। सेकेंडली कि हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012, 2012 का एक्ट हमारे पास मौजूद है। अब ये है फेडरल, ये एक फेडरल लॉ है। अच्छा, पंजाब का जो एक्ट है वो 2010 का है, लेकिन जो तो अब क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले अपना कंप्लीट कर लूँ लेक्चर, फिर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सके अगर अभी ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 है, यहाँ पर एक
न्यू वर्ड आया हमारे लिए, और वो वर्ड है हमारा ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली 18th अमेंडमेंट के बाद आया है, ये एक हमारे लिए न्यू वर्ड है। इसका मकसद क्या है? ट्रांस प्रोविंशियल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि दो या दो से ज्यादा प्रोविंस में काम करती हैं। यानी कि जैसे कि हम अपना पीटीसीएल अगर देखें तो वो 4 जगहों पे काम कर रहा है, यानी दो से ज्यादा में काम कर रहा है, वो ट्रांस प्रोविंशियल है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो दो या दो से ज्यादा प्रोविंस में काम करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये वर्ड जो है 18th अमेंडमेंट के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 में इसको ऐड किया गया था। और ये समझाया गया था कि इस वर्ड में कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि वो कौन कौन सी हैं जो कि इसमें फॉल करती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि मैंने आपको नोटिस का भी बताया कि जब भी कोई वर्कर कोर्ट जाना चाहता है और उसे कोई ग्रीवियंस है और वो ग्रीवियंस पिटिशन लेकर कोर्ट जाना चाहता है, तो उससे पहले उसे नोटिस देना लाजमी है डिपार्टमेंट को। और ये वो चीज है, ये वो माइनर चीज है जो कि उन्हें मालूम नहीं होती, और कोर्ट में उनके मैटर्स जो है वो डिसमिस हो जाते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पर, या कोर्ट्स देखती हैं कि यहाँ पर किस चीज की कमी है, कि यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया था, वहां पे बताया नहीं गया था कि वो कोर्ट जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो मैटर्स जो है वो डिसमिस हो जाते हैं। तो इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, फैक्ट्रीज एक्ट हमारे पास मौजूद है, वो है 1934 का एक्ट हमारे पास मौजूद है, फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि 10 days कैजुअल लीव होगी लाजमी लेबर की। और अगर उस लीव में मैंने आपको बताया था कि फुल पे करना होता है, 10 days कैजुअल लीव ये उनका राइट है वर्कर्स का, और उन्हें मिलेगी मिलेगी, और उसमें उनकी वेजेस जो है वो खत्म नहीं की जा सकती, यानी फुल वेजेस पर उनको क्या होगा, 10 कैजुअल लीव्स जो हैं वो उनकी दी जाएगी। इसके अलावा बात की गई कि उनका अगर वो मेडिकल है उनका, या सिक लीव या मेडिकल लीव, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बीमार है, वो नहीं आ सकता, ऑब्वियसली वो काम नहीं कर सकता बीमारी में। एक होता है देखिए, मेंटली डिस्टरबेंस भी होती है, जब हमारी तबीयत खराब हो तो उस वक्त ऑब्वियसली एक हमारी मेंटली भी हम डिस्टर्ब होते हैं, और हम फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर तो हमारा काम है, हम प्रोफेशनल्स हैं और एग्जीक्यूटिव लेबर्स में डील करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो है अपने माइंड से सारा काम करना होता है। मे बी आपकी कोई ड्राफ्टिंग होगी, अब एडवोकेट्स हैं तो उन्हें केसेस चलाने होते हैं, उन्हें केसेस सर्च करने पड़ते हैं, उन्हें जो है वो पूरे पूरे मैटर्स बनाने पड़ते हैं, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए जो है क्या होता है कि मेंटल कैपेसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उस टाइम पे आप अच्छा फील कर रहे हो। तो लेबर, क्योंकि हम लेबर की अगर बात कर रहे हैं, तो लेबर तो ऑब्वियसली लोडिंग अनलोडिंग भी कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, बीमार हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या उसमें लेडीज हैं। तो इन सब चीजों का क्या होता है ख्याल। अब इक्वालिटी की बात मैंने आपसे क्यों की, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ये फंडामेंटल राइट, लेबर लॉज जो वर्क प्लेस के आपके राइट है वो तो है। इसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि उन राइट्स में अगर इक्वालिटी की बात नहीं की गई है तो आपका ये राइट मजरू हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स को भी रहता है, हमारे आम लोगों को भी रहता है, कि हमारे पास, वो समझते हैं कि हमारे पास 3 लॉज चल रहे हैं। एक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, दूसरा हमारे पास इस्लामिक लॉ है, तीसरा हमारे पास जो है वो ब्रिटिश लॉ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। देखिए, एक चीज को आप अपने माइंड में सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुल्क को रन करने के लिए होता है, कि एक जो, इसीलिए हम इसे सुप्रीम लॉ भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि हमारा कंट्री किस हवाले से काम करेगा, किस तरीके से रन करेगा, क्या लोगों के फंडामेंटल राइट्स होंगे, यानी वो राइट्स जो उन्हें लाजमी देने चाहिए वो कौन से राइट्स होंगे। सेकेंडली, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, किस तरीके से इलेक्ट होंगे, किस तरीके से हमारी असेंबलीज तैयार होंगी, गवर्नर्स किस तरह से आएंगे, मोर एंड मोर एंड मोर। और ये राइट्स और प्रोटेक्शंस के बारे में आपको बताता है, तो यानी कि आपको ये बता रहा है कि कंट्री रन किस तरह करती है। इसीलिए अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट मजरूह हो जाता है,
तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में जाते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, कि हमारे जो जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो नो डाउट मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इस्लामिक लॉ, ब्रिटिश लॉ, और साथ ही हम लोकल लॉज अगर ले लेते हैं तो ये एक मिक्सचर हो गया है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। क्योंकि हम मुस्लिम हैं इसलिए इस्लामिक लॉ ऑब्वियसली हम उसको ही फॉलो करते हैं बहुत सारी जगहों पर। अगर आप फैमिली केसेस में देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस कौन दे रहा है? मेंटेनेंस इस्लाम दे रहा है। कॉन्जुगल राइट्स कौन दे रहा है? कॉन्जुगल राइट्स इस्लाम दे रहा है। कस्टडी के बारे में जो बताया जा रहा है बच्चों की, वो कौन बता रहा है? वो हमें इस्लाम बता रहा है, तो ऑब्वियसली वो इस्लामिक तरीके से चलेगा। और यहाँ पे जो ब्रिटिश चीजें होती हैं, जो मिक्सचर होता है, ये जो हमारे जितने पीपीसी के हवाले से अगर देखें तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस जो अमेंड किए गए हैं। एक उसमें अडल्ट्री का सेक्शन था पीपीसी में, वो भी अमेंड किया, मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है कि वो क्योंकि इस्लाम के मुताबिक नहीं है, उन नजरियात के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उस सेक्शन को, अडल्ट्री के सेक्शन को टोटली खत्म कर दिया। हमें उसकी जरूरत नहीं है, वी आर मुस्लिम्स, तो हम उस हवाले से ही चलेंगे, इसलिए हमारे इस्लामिक लॉज भी डेवलप हुए। बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट भी हुई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट हुई। उस 18 अमेंडमेंट में जो है वो लेबर लॉज के हवाले से जो मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। पहली बात तो ये कि उसे फेडरल से हटा के जो है उसे प्रोविंशियल कर दिया गया, कि अब हर प्रोविंस जो है अलग अलग अपने लॉज तैयार करेगी, कि अगर सिंध प्रोविंस है तो वो अपने लेबर लॉज बना सकते हैं। टोटली सिस्टम जो आ रहा है वो आईएलओ से ही आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे 187 जो मेंबर्स होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, उनकी कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन उसकी कन्वर्ट होती है आफ्टर कंसेंसस, यानी आफ्टर टोटली आपकी कंसेंसस के बाद वो चीज अमल दरामद होती है, और फिर वो जो है, अच्छा, अगर किसी भी मुल्क में जो 187 मेंबर्स हैं आईएलओ के, अगर उसमें आईएलओ जो कमेटी है उनकी, अभी आपने ये सुना है कि हमारे जो लेबर लॉज है, तो हम ये कहते हैं लेबर लॉज, अगर अमेंडमेंट होगी तो हम कहेंगे लेबर लॉज में हमारे अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान के। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये आईएलओ लॉज लॉज है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन के लॉज। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर उनकी अपनी कमेटी मौजूद है जो इस चीज को डील करती है। जब वो यहाँ पे कंसेंसस के बाद एक कन्वेंशन भेजते हैं, और अगर वहां पर कोई भी ऐसी चीज हो जो उसके खिलाफ हो रही हो, या जो लॉज है उसमें वो चीजें जो उनकी कन्वेंशन में है वो उस हवाले से ना रखी गई हूँ, तो वो जरूर जो है बात करते हैं कि यहाँ पर इस चीज की कमी है, ये चीज यहाँ पर आपने लिखी नहीं है, हमारा जो कन्वेंशन था उसमें ये चीज है। देखिए, हमारे जो कानून कौन बनाता है, तो ये सवाल भी होता है कि कानून कौन बनाता है। देखिए, कानून जो है ना वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। हम एमएनएस और एमपीएस को इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने से क्या होता है कि हम उन्हें ये इख्तियार देते हैं कि आप जाएं, जाकर असेंबलीज में बैठे और कानून बनाएं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एमएनएस या एमपीएस हैं वो अ, कानून बनाने के बजाय बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं हम रोड बना रहे हैं या हम दूसरी चीजें बना रहे हैं। ये तो खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर हम इस पे जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जब ये लॉज होते हैं तैयार, तो वहां पे आपकी जो असेंबलीज हैं, जो सेनेट में ये पेश होता है, उसके बाद बिल बनता है, और फिर जो अगर वो प्रोविंशियल है तो ऑब्वियसली वो गवर्नर के पास जाएगा, अगर वो फेडरल है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास, और फिर ये पूरा अमल दरामद एक कानून होता है। यानी कि गवर्नमेंट आपकी लेजिस्लेशन जो है वो आपकी लॉ बना रही है, फिर पार्लियामेंट है लॉ बना रही है, नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली है, सेनेट हो गया आपका। तो ये तमाम चीजें उसमें, ये एक अलग टॉपिक है, किस किस तरीके से बनता है, फिर हम उसको किसी दिन इस टॉपिक को लाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से कानून जो है वो अमल में आता है, और किन किन मराहल से होकर उसको गुजरना पड़ता है। तो लेबर लॉज के हवाले से जो बहुत सारे लॉज है वो मैं आपको जो है वो शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी दो तो आपसे किया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट हमारे पास 2012 है, और यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट हमारे पास 1934 है। इसके अलावा जो हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह पीडीएफ हो सके, क्योंकि थोड़ा सा
इशू ये होता है कि आपको, जो मैं रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी नोट्स होते हैं वो मैं खुद बनाती हूँ, जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो मैं खुद बनाती हूँ, उसे पढ़कर और रिसर्च करके। विदाउट रिसर्च मैं आप तक कोई नॉलेज जो है आपके, सॉरी, इंफॉर्मेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू, कि यहाँ पे हम समझते हैं कि नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। स्लाइटली सा इसमें डिफरेंस है, इस पर भी हम बात कर लेंगे, इंग्लिश की क्लास हो जाएगी। लेकिन ये है कि चीजें जो होती हैं वो, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी रिसर्च में कोई ऐसी कमी ना रहे कि जो आम पब्लिक को भी बात समझ में ना आए। कोशिश मेरी होती है मैं वो वर्ड्स यूज करूं, इजी आपको हो समझने में। और कोई भी ऐसा जो है कानूनी कोई ऐसा वर्ड ना हो जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो उसको समझने के लिए। यानी आम बंदे को भी ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये आम बंदों के लिए, कानून जो बनता है वो पब्लिक के लिए बनता है। तो पब्लिक को समझ होनी चाहिए कानून की। कानून जब वो पब्लिक समझेगी कि उनके राइट्स क्या हैं, तभी वो अपना जो है डिफेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि एक लीगल हेल्प की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं, जो लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली वो इस चीज, वो इस हेल्प के लिए आपके बैठे होते हैं। तो 48 आवर्स, अब आप ये देख लें कि जब आप लेबर लॉस का कोई आपके पास मैटर आता है इस तरीके से, एडवोकेट्स के लिए जो न्यू हमारे एनरोल्ड हुए उनके लिए भी, तो 48 आवर्स पर वीक काम करते हैं। वेजेस जो है उनकी जो डिसाइडेड है एक्ट में वही रहेगी। अगर उनका ट्रांसफर होता है और बिना किसी रीजन के होता है, तो लेबर कोर्ट में आप जो है वो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, जो भी आपको वहां पे, जो जो भी वर्कर है जहां का भी है, वहां पे आपको क्या होता है कि एक नोटिस देना पड़ता है। नोटिस का मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने वेजेस पे बात की, हमने ट्रांसफर पे बात की, हमने जो है उनकी हेल्थ सेफ्टी पे बात की, हमने उनकी सिक्योरिटी पे बात की, कि आप देखें कि उनके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं ना, जो यूनिफॉर्म होते हैं फॉरेन में भी, अगर आप देखें, सबसे पहले क्या होता है, एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एक एम्प्लॉयर सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है अपनी प्रोटेक्शन। हर एम्प्लॉयर, यानी जो हायर करता है एम्प्लॉयज को, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर। तो हर एम्प्लॉयर को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। वर्कर को क्या चाहिए? हर वर्कर को अपना राइट चाहिए। और वो राइट्स में फिर आपको गिनवा देती हूँ कि राइट्स क्या होते हैं, कि आपके वर्किंग आवर्स है, आपकी मिनिमम वेजेस हैं, आपकी लीव्स है, आपकी कैजुअल लीव है, आपकी सिक लीव है। इसके अलावा अगर आप अपने काम से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी भी पे है, वो अलग है। आपकी सबसे पहले जो वर्कर को हमें देखना चाहिए, जो एम्प्लॉयर की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि वो वर्कर की सेफ्टी देखे। कि आया, अगर वो किसी मशीन्स के लिए, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो उसमें ऐसी चीजें फराहम की जाए उनको जो उनकी सेफ्टी कर सके। कुछ केमिकल्स जो है इंडस्ट्रीज हमारे पास मौजूद है, तो वहां पर आप देखें लेबर काम कर रही होती है, तो वो कोई ऐसा चीज तो नहीं है, उनको उनको जो है हैंड ग्लव्स देने जरूरी है, या उनका मास्क जरूरी होता है, या उनका हेड जरूरी होता है। इस तरीके से उनकी हेल्थ सेफ्टी इफेक्ट ना करे उनको, जो है इवन उनकी। और क्योंकि एक वर्कर सिर्फ एक वर्कर नहीं है, वो उसकी पूरी फैमिली है। तो उसकी हेल्थ पे अगर कोई असर पड़ता है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो वो हादसा एक बंदे के साथ, एक वर्कर के साथ नहीं होता, वो पूरी फैमिली के साथ होता है, उन्हें भुगतना होता है। तो इसलिए हेल्थ और सेफ्टी उनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन किस तरह की जाए कि उन्हें हरास नहीं किया जा रहा। इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, या बुली कर रहे हैं, या उन्हें हरास कर रहे हैं, ये एटिकेट्स के जमरे में भी आता है। और ये जो है जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की, कि ऐसे वहां पे कानून बनाए गए हों कि वहां पे उन्हें कोई हरास ना कर सके। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उनको। अच्छा, फॉरेन में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ भी होता है कि इंस्पेक्टर होते हैं। अब ज्यादातर तो क्या होता है, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज उन्हें अलाउ नहीं करती अंदर आने के लिए, या कोई भी उन्हें बहाना कर देती है, या बहुत सारी ऐसी भी होंगी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो कि उन्हें अलाउ करती होंगी। इंस्पेक्टर का ये काम होता है कि वो इंस्पेक्ट करे। उन किनको इंस्पेक्ट करे? वो इंस्पेक्ट करे एम्प्लॉयर के उस फैसिलिटेशन को जो उसने दी हुई है, जो उसने प्रोवाइड की है वर्कर को। वो इंस्पेक्ट करता है वर्कर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को। इवन कि वो वर्कर से बात भी करता है कि क्या आपके साथ
किसी तरह का कोई बुरा अमल, कोई हरासमेंट तो ऐसी नहीं की जा रही? क्या आपको कोई भी एक ग्रीवेंस है जो आप चाहते हैं कि ये ना हो आपके साथ? यानी कि जो राइट्स हैं वर्कर के, वो लेबर लॉज में बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर क्या होता है, ऐसा भी होता है कि आप लेबर है, और लेबर जो है उन्हें कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम जब चाहे उन्हें निकाल सकते हैं आपको, और इतने हम मंथली एक नोटिस देंगे। कहीं जगह ऐसे भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं ये नोटिस का नहीं पीरियड लिखा होता, उसमें होता है आप भी छोड़ के जा सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप तो छोड़ के जाएंगे तो 1 मंथ पहले बताएंगे, ताकि वो दूसरे वर्कर का इंतजाम कर सके। आप जब निकाल रहे हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो वर्कर को उस जॉब से, उस ड्यूटी से, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से निकाल रहे हैं, तो क्या उनका ये यहाँ पे इख्तियार नहीं है कि वो उन्हें 1 मंथ का नोटिस दें और एक अच्छा रीजन दें? लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि हम आपको किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, या आप जो है वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, या आप नहीं जा सकते, और आप ये कहते हैं, वहां पे थंब इम्प्रेशन देते हैं, जो एजुकेटेड है वो लोग साइन करते हैं। तो सिग्नेचर का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है इस अग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये क्या है? जॉब इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और द वर्कर। तो वो आपने वहां लिखा भी होता है कि आई हैव एक्सेप्टेड दिस टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर आपके सिग्नेचर होते हैं, आप थंब इम्प्रेशन होता है। इट मीन्स कि आपने उनकी तमाम उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए आप जो है उस जॉब पर ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं पर अगर कंपनीज निकाल देती हैं किसी भी लेबर को, तो वो क्या जरूरत है उन्हें ये सब कहने की, नहीं नहीं आप प्रोफेशनल है, तो आप अपने प्रोफेशन जो अपनी सर्विसेज है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है ये कहने की, या उनके आगे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने की कि नहीं नहीं आप तो मुझे रखें? ये थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि वहां पे जो हमारी न्यू जनरेशन भी है वो भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। कहीं पे सीवीज अगर वो अपनी देते हैं और वहां से उन्हें रिजेक्शन मिलती है, तो भी वो अपसेट हो जाते हैं कि वो उनकी सर्विसेज नहीं लेना चाहते। तो इसमें आपको नाराज होने की या आपको डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर अ प्रोफेशनल, और आप अपने प्रोफेशन में मास्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप business में masters होंगे, आप दूसरी चीजों में, हर एक तरीके का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है, तो उसमें डिसहार्ट होने की भी जरूरत नहीं है। लेबर्स पे शायद अगर मैंने बहुत हद तक जो है आपको बहुत इजी वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंक्लूड करके बता दिया है। मैंने आपको कहा था लेबर लॉस काफी बड़ा है, और हम इसे एक ही वीडियो में 1 घंटे में कवर अप नहीं कर सकते। जो है हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, उस एक्ट्स को देखते हुए हमें देखना होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो उसमें ऑब्वियसली वेजेस की ही बात की जा रही होगी। हेल्थ के बारे में हमारे पास एक्ट है, तो उसमें हेल्थ की बात की जा रही होगी। उनकी मेडिकल लीव्स की बात की जा रही होगी, मेडिकल रिलेटेड इंसेंटिव्स की बात की जा रही होगी। उनकी सिक्योरिटी एक्ट हमारे पास मौजूद है लेबर का, तो उसमें उनकी सिक्योरिटी, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो इसीलिए ये जो लेबर लॉज है, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जो है कंक्लूजन में एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि लेबर क्या होती है, लॉज क्या होते हैं, और लेबर लॉज क्या होते हैं। तो ये हम कर चुके हैं। अ, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मे बी शायद आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई हो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन हम न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह आएंगे, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरी तबीयत भी सेट हो जाए, तो और अच्छे से जो है आप लोगों को डिलीवर कर पाऊंगी लेक्चर। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।